तो क्लास मैंने आपको अब तक पढ़ाया है टर्मिनोलॉजीज में कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो अब हम इसके आगे सीखेंगे ओशन, सी, बे, गल्फ के बारे में, फिर पेनिनसुला, स्ट्रेट और इस्थमस के बारे में। तो आइए हम सीखते हैं कि आखिर ये टर्मिनोलॉजीज क्या कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ओशन को। ऐसे चार चीजें होती हैं: ओशन, सी, बे एंड गल्फ। ओके। अच्छा, ओशन को क्या बोलते हैं हम? महासागर। सी को क्या बोलते हैं? सागर। और बे और गल्फ सिमिलरली एक सी चीज है जिसे हम बोलते हैं खाड़ी। एक ही चीज होती है दोनों तो, लेकिन ऐसे ऐसे नाम क्यों अलग अलग? कोई बात नहीं, वो हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं ओशंस के बारे में। हम पहले समझते हैं कि ओशन क्या है। जैसे कि मैंने आपके लिए वर्ल्ड मैप यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये जो पूरा एरिया है ये वाला, आप एक बार देख लो, ये वाला ये सब ओशन है। हालांकि जो आप वर्ल्ड मैप देखो तो यहाँ पे ब्लू है, जितना भी एरिया ब्लू है पूरा ओशन है। तो जैसे ये 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे, तो पहले हम देखते हैं हमारे ओशंस कितने हैं। ठीक है, एक इधर ओशन है, इधर नहीं, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है? ओशन है। कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। सेम ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है? यहाँ पे पैसिफिक ओशन। ओके। तो जैसे स्टेट पीसेस वाले बोलते हैं कि ऐसा कौन सा ओशन है जिसकी शेप सर्कुलर है? सर्कुलर है। कौन सा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो एस लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये बेसिकली जो हम आगे पढ़ेंगे ये रिज होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एस शेप जैसी ही है, तो इसलिए यहाँ इसे बोलते हैं अटलांटिक ओशन। इस ओशन का नाम है अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, ये जब आप मैप में देखोगे तो वहां पे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अटलांटिक ओशन। अगर कोई साइज के हिसाब से पूछता है कि एरिया किसका ज्यादा है, पैसिफिक ओशन फिर अटलांटिक ओशन, तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस के हिसाब से। ओके। फिर नेक्स्ट जो हमारा ओशन है वो कौन सा ओशन है? वो है एम की तरह दिखता है या फिर ट्रायंगल की तरह दिखता है, एम शेप या फिर ट्रायंगल शेप, वो होता है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ठीक है। अब पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, तीनों आके नीचे मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों नीचे आके मर्ज हो जाते हैं। तो नीचे को हम क्या बोलते हैं? साउथ। तो इसे बोल दिया क्या हमने नीचे वाले ओशन को? सदर्न ओशन। सेम ऐसे ही ये सारा पानी, ये सारा ओशन जो है वो ऊपर मिल रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे हम? आर्क। एक आर्क की तरह देखने को मिलता है ना, तो हम इसे बोलते हैं आर्कटिक ओशन। ओके। तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितने तरह के ओशन होते हैं? 5 तरह के ओशन होते हैं। ठीक है सर, ओशन हमें समझ में आ गया। जो कॉन्टिनेंट से लगा हुआ हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका ये पूरे हिस्से से लगा हुआ है, पूरे लैंडमास से लगा हुआ है, तो ये इसलिए ओशन। अब जैसे सी के बारे में बात करते हैं। सी एक पर्टिकुलर रीजन से लगी होती है। जैसे यहाँ पे सरगासो सी है, सरगासो सी है। अब इसका मतलब इतना यूज क्यों है? इसे ओशन क्यों बोला, सी क्यों बोला? हमें इसकी क्या जरूरत है सी की? हम ओशन में ही तो बोल सकते हैं। अब जैसे कल के दिन को न्यूज में आ गया कि इंडियन ओशन में जहाज में आग लग गई। ठीक है, तो अब आप इंडियन ओशन इतना बड़ा, आप देखते पागल हो जाओ कि यार कहाँ ढूंढे। अब यहाँ पे अरेबियन सी है, इस जगह पे यहाँ पे अरेबियन सी है। अब न्यूज में लिखा है कि
इंडियन ओशन में, अरे नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन, तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे, इतने ऊपर वाले हिस्से में चले जाओगे कि यहाँ के ऊपर वाले में बात हो रही है, इतने एरिया के बारे में बात हो रही है। तो ये फायदा होता है हमें सी का। और सी जो है कहीं भी हमें जाना होता है, जैसे अटलांटिक ओशन में मैं बोलूं, अटलांटिक ओशन से हमें अमेरिका जाना है, ठीक है, आप अगर मैंने बोला सरगासो सी से होते हुए जाना, तो मतलब इस पर्टिकुलर सी से होके निकलना ही है, चाहे आप यहां से आओ यहां से आओ, आपको यहाँ इस वाले पॉइंट से पास थ्रू करना ही है। ओके, तो सी का यहाँ पे बहुत बड़ा एक महत्व यहाँ पे हो जाता है। तो ये सी के बारे में हमने समझ लिया। सिंपल है। ओशन क्या है? ओशन कंटिनेंट, पूरे कंटिनेंट से लगा होता है, और जो सी है वो रीजनल से लगा होता है। जैसे यहाँ पे बेरिंग सी है, बेरिंग सी है, सरगासो सी है, ठीक है। तो ये बेरिंग सी जो है ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट से नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ रशिया के पार्ट से लगा हुआ है, ये सी। ओके, तो ये डिफरेंस है सी और ओशन में। अब हम आगे चलते हैं, बे और गल्फ में क्या डिफरेंस है। एक जैसे खाड़ी, हिंदी में तो खाड़ी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम क्यों लिखे गए, ठीक है, देखते हैं इसे भी। जो बे है, जैसे हमने बहुत बार सुना है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है ना बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इधर की तरफ। फिर हम देखते हैं गल्फ, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे ये सर्कुलर शेप में। तो जैसे हमने सुना है कि बे ऑफ बंगाल, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट। तो ये दो तरह के हमने देखे, और सिंपल ही है, मतलब कि खाड़ी है। बेसिकली हमने सिर्फ बे और गल्फ क्यों करा डिफरेंशिएट, इसके शेप्स के हिसाब से। चलो देखते हैं, जो बे है वो क्या है और जो गल्फ है वो क्या है। सेम इसी की तरह एक और होता है मिलता जुलता, उसे ब्राइट बोलता है, ठीक है। अब बे को जनरली याद करना, उसका लार्ज एनक्लोज्ड शेप है। जो गल्फ है उसकी ऐसी शेप है, मतलब कि एनक्लोज्ड कम है उसमें, और जो ब्राइट है वो ऐसा है। तो आप डायग्राम से तो आप देख के बता सकते हो कि बे, गल्फ और ब्राइट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया कि बे, आप इधर से देख सकते हो, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आप देख रहे हो इसका माउथ एनक्लोज से बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं अगर ऐसा बनाऊं और ऐसा बनाऊं, तो आप बता सकते हो कि ये क्या, ये गल्फ है या बे है, ये गल्फ है या बे है। सिंपल सी बात। अभी बताइए, जिसका एनक्लोज कम होगा वो गल्फ हो जाएगा, गल्फ की कैटेगरी में डाल देंगे, और जिसका ज्यादा होगा उसे हम बे की कैटेगरी में डाल देंगे, राइट। और जैसे ये इधर वाला हिस्सा हो गया ऑस्ट्रेलिया के इधर, ये जैसे ये वाला एरिया हो गया, तो हम इसे ब्राइट बोल देते हैं। ये भी टर्मिनोलॉजीज है। ओके, फिर हम देखते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। सिंपल, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, पेनिनसुलर क्या होता है, एक लैंड मास है, वो 3 जगह से पानी से घिरा होता है, वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है। तो वो ये क्या है, ये लैंड मास है, ये लैंड मास है। ओके, तो जो जैसे इंडिया है, इसका आप देख सकते हो 3 जगह से ये पानी से घिरा हुआ है। कहाँ से? एक इधर से बे ऑफ बंगाल की तरफ से, एक अरेबियन सी की तरफ से, और एक इधर जहाँ पे श्रीलंका है, जहाँ पे इंडियन ओशन है। 3 तरह से, तो ये पेनिनसुला होता है। ठीक, ऐसी अगर हम एक बड़े कॉन्टिनेंट को देखें, जैसे कि यूरोप, ये यहाँ पानी से घिरा हुआ है, इस पूरे एरिया में पानी, अटलांटिक ओशन। अब हमें पता है तो हम बोलेंगे अटलांटिक ओशन से है, वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, वेस्ट ऑफ वो ईस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, और ये नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ आर्टिक ओशन की तरफ से है। तो ये एक जगह ये हो गई पानी से घिरी हुई, दूसरी जगह ये हो गई, और तीसरी जगह ये हो गई इधर, जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी। इसकी एक बार स्पेलिंग लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इसको, तो एक बार आप इसे लिख के देख सकते हैं। तो अब हमने देखा, अब हमने कॉन्टिनेंट हमने पढ़ ही लिया है, ओशन हमने पढ़ लिया है, सी हमने पढ़ लिया, बे पढ़ लिया है, गल्फ पढ़ लिया है, इनमें बीच में डिफरेंस क्या, ओशन और सी में डिफरेंस क्या, वो हमने डिस्कस कर लिया है। पेनिनसुलर क्या होता है, फिर आता है स्ट्रेट और इस्थुमस क्या होता है। ठीक है,
स्ट्रेट, जो स्ट्रेट होती है वो क्या होता है, देखो ये जो है स्ट्रेट जो होती है वो लैंडमार्क को अलग करती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे अफ्रीका है, बीच में क्या है, ये स्ट्रेट है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके बीच में स्ट्रेट्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक मकर वो है, क्या बोलता है, एक स्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेट यहाँ पे बहुत सारी, जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम स्ट्रेट्स भी पढ़ते हैं, ओशंस में, वाटर बॉडीज में पढ़ते हैं, सी कौन कौन सी है, कहाँ पे कौन सी स्ट्रेट्स है, तो वो सब हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट क्या है, बेसिकली लैंड मास को अलग करती है। यहाँ पे ये लैंड है, यहाँ पे भी ये लैंड है, और ये बीच में क्या है, ये पूरा वाटर ओशन है, सी, यहाँ पे पूरा पानी कनेक्टेड है। ये लैंड मास को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, अलग कर देता है। स्ट्रेट क्या है, जो लैंड मास को अलग करेगा, सिंपल है। स्ट्रेट क्या है, जो लैंड मास को अलग करता है। और अगर ये लैंड मास आपस में जुड़ जाए यहाँ पे, और ये वाटर अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, उसी को हम इस्थुमस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे इंडोनेशिया वाले रीजन में, थाईलैंड वगैरह में, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो लैंड मास है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब अलग कर रहा है। यहाँ का वाटर अलग कर रहा है, यहाँ का ओशन अलग कर रहा है। अब आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो ये अलग अलग कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इस्थुमस। समझ में आया, इसे हम इस्थुमस बोलते हैं। जैसे मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिकली इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं जल डमरू, और इसे स्टेट को हम हिंदी में बोलते हैं, स्टेट को बोलते हैं जल संधि, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे क्रा स्टूमस है, ये क्या करती है, वाटर बॉडी को अलग करती है, वाटर बॉडी को। ये पूरा क्या है, ये पूरा लैंड मास है, ठीक है। और ये क्या है, सी, सिंपल। स्ट्रेट का ठीक उल्टा स्टूमस है। अब हमने, ठीक है सर, हमने स्ट्रेट भी समझ लिया, स्टूमस भी समझ लिया, हमने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने देख ली है। हमने इससे पहले अर्थ की शेप पढ़ी, उसकी साइज क्या है वो हमने डिस्कस किया। फिर अब हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं कि क्या होती है, कंटिनेंट हमने पढ़ा, ओशन हमने पढ़ा, सी, बे, गल्फ हमने पढ़ा, ओशन और सी के बीच का डिफरेंस भी हमने देख लिया, बे और गल्फ को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं वो भी हमने देखा सीखा, और पेनिनसुला पेनिनसुला भी हमने देख लिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पेनिनसुला का डायग्राम है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि स्ट्रेट स्ट्रेट और इस्थुमस में क्या डिफरेंस और क्या होती है, तो वो हमने देखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि, ठीक है, अब इसके बाद में हम एक्चुअल ज्योग्राफी जो है वो हम शुरू करते हैं। बेसिकली ये सिक्स क्लास का टॉपिक है, मतलब सिक्स क्लास की एनसीईआरटी से में भी आ रहा है, सेवंथ में भी आ रहा है। कौन सा टॉपिक, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये टॉपिक अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं इसे जल्दी से रब कर देता हूँ यहाँ पे इतने वाले एरिया को, तो हम डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बेसिक्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
बहुत बच्चों ने पढ़ा है कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्सर सबने स्कूल में ये पढ़ा होता है कि जो लेटी हुई लाइंस हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, जो लंबी लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, राइट? सबने यही पढ़ा होता है। अब स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। अब देखो मैंने भी आपको इसी से थोड़ा याद दिलाया कि ऐसे बोलते हैं कि लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस होती है, लंबी लाइन लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है, बट ऐसा नहीं है। आओ हम इसे और थोड़ा डीप में देखते हैं। अब जैसे सपोज करो मैं ये एक मैप बना रहा हूं, ठीक है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है? सपोज करो अब मुझे मतलब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम देखते हैं। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, सोनू नाम का व्यक्ति है, और यहाँ पे एक नाम का लड़का है, कुछ भी ले सकते हो, मैं मोनू ले रहा हूँ, ठीक है? अब हमें इनकी डायरेक्शंस देखनी, अब हमें इन्हें कोऑर्डिनेट करना है कि कैसे हम इन्हें बता सकते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पे क्या है। तो मैथ में एक कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट्स। अगर हमें किसी व्यक्ति की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें दो लाइंस तो चाहिए चाहिए, कोऑर्डिनेट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कोऑर्डिनेट्स दो लाइन की जरूरत, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे सोनू की लोकेशन जाननी है तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचूंगा, ठीक, वर्टिकल लाइन खींचूंगा, ठीक है? दो लाइन की जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे सोनू प्रेजेंट है, तो उसके लिए दो लाइंस तो मुझे चाहिए। अब सेम मुझे मोनू की लोकेशन निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, फिर एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, ठीक है? तो अब इसका मतलब पता तो चल गया कि सर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है पूरे उस पे मैप पे, और वर्टिकल लाइंस खींचनी है, ठीक है? वो खींच लेते हैं, पहले लाइन बना लेते हैं, ठीक है? अब मैं एक लाइन ये बना देता हूँ, ठीक है? सपोज मोनू यहाँ इस वाले पॉइंट पे है, सोनू इस वाले पॉइंट पे है। अब मुझे निकालना है कैसे? सपोज मैं एबीसीडी का यूज करता हूँ, यहाँ पे ऐसे न्यूट्रल ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश, ठीक है? यहाँ पे मैं ऐसे डैश ले लूंगा। क्या अब हम बता सकते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, मोनू की लोकेशन क्या है और सोनू की लोकेशन क्या है? हाँ बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। मोनू की लोकेशन क्या है, यहाँ पे ए डैश ए ए डैश, ये मोनू की लोकेशन है। अब सोनू को अपनी लोकेशन बतानी है तो वो कैसे बताएगा? सिंपल, डी एफ डैश, तो यहाँ पे सोनू की लोकेशन हम लिख देते हैं डी एफ डैश। तो देखो, तो अब ये निकल के आगे कुछ पॉइंट्स निकल के आगे जहां पे ये प्रेजेंट है। तो अब सर हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमें किसी की भी लोकेशन हमें निकालनी है तो उसके लिए दो लाइनों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ठीक है, लाइन बता देंगे, बना देंगे लाइन। तो सर अब ये लाइन आई क्यों, कैसे इसका यूज होगा, कैसे क्या जरूरत पड़ी हमें इस लाइंस की, मैं डिस्कस किया और आगे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और कि अब सर सिखाएंगे कि लाइन कैसे। देखो मैं यहाँ पे दो चीजें लिखता हूँ, यहाँ पे लैटिट्यूड और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, ठीक है? सेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है? सब लोग बोलते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, लैटिट्यूडल लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूडल लाइंस हैं, हमें ये पढ़ना है। तभी तो हम लाइंस के बारे में हम जानेंगे कि कैसे क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि ये लैटिट्यूड क्या, पहले मैं इस शब्द को उठाता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। सिंपल, लैटिट्यूड
एक हम अभी सब कुछ भूल जाओ, ये याद रखो लैटिट्यूड जब मैं बोलूंगा तो हमें एक एंगल याद रखना है, एंगल शब्द कि मैं बोलूं लैटिट्यूड एंगल, लॉन्गिट्यूड एंगल, ये याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड क्या है, एक एंगल है। लैटिट्यूड क्या है, एक एंगल है जो कि कहां से, जो कि अर्थ के सेंटर से निकला है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से निकला है टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब हम इस लैंग्वेज को, इस डेफिनेशन को अब हम इसमें फिट करते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। हमें तो ये देखना है कि हमें पॉइंट्स निकालने की कैसे डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं, हमें तो ये देखना है। लेटीट्यूड हम और अच्छे से देखते हैं। मैंने क्या बताया, लेटीट्यूड क्या है, एंगल याद रखना है। लेटीट्यूड के बारे में बोलूंगा, एंगल कहाँ से एंगल है, अर्थ के सेंटर से टूवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं कि आखिर लेटीट्यूड क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये मैंने अर्थ को काट दिया, ठीक है, ये मैंने अर्थ को काट दिया है। ये थोड़ा सा हिस्सा ये अर्थ का यहाँ आ गया और थोड़ा सा ये हिस्सा अर्थ का यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब हम देखेंगे इन्होंने क्या बोला, अर्थ एंगल है कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। पहले अर्थ का सेंटर देखते हैं, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। अब हमने बोला सर 0 डिग्री का एंगल है, ये 0 डिग्री का एंगल है। सर 10 डिग्री का बना लो, ठीक है, बना लो 10 डिग्री का, 10 डिग्री का एंगल हो गया। सर 20 का बना लो, 20 का हो गया। सर मेरा बर्थडे तो सर 23 में आता है, 23 का बना लो। सर मेरा बर्थडे तो सर 9 में आता है, तो 4 + 5 9, 45 का बना लो तुम, 45। और ये कहाँ सर बनाते ही चले जाएंगे, नहीं, इसका जो हाईएस्ट एंगल है वो 90 रहेगा, 90 डिग्री। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे नॉर्थ लिख दूं, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये अर्थ है, ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे नॉर्थ लिख रहा हूँ। और सेम ऐसे ही नीचे भी 10 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा, 20 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके नीचे भी क्या साउथ, वो नॉर्थ ही लिखूंगा, नहीं, साउथ। अब हम डायरेक्शन चेंज हो गई है, हेमिस्फीयर चेंज हो गया है, हम सदर्न हेमिस्फीयर में आ गए। 30, 40, 45 ऐसे लिखते चलेंगे इसके पीछे। फिर सबसे हाईएस्ट 90 डिग्री साउथ। तो अब समझ में आया ये कैसे है, हमने एंगल लिया। अब हम एंगल से लाइन को बनाते हैं। हम लैटिट्यूड को देखिए, लैटिट्यूड क्या है, एंगल है। मैंने बताया कि जब भी मैं लैटिट्यूड बोलूंगा तो क्या बोलना है, एंगल है। तो अब हमने लैटिट्यूड देखा, अब हम लैटिट्यूड से देखेंगे लैटिट्यूडिनल लाइंस, क्या ये लाइंस कहाँ से आई। तो इसका मतलब सर क्या बता रहे हैं, फिलहाल सर ये बता रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन कहाँ से है। अभी सर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये लाइंस कैसे आई हैं। अब जैसे ये लाइन, ये वर्ल्ड मैप, सर ये 0 डिग्री का एंगल है, मैं आगे लाइन खींच सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही सर मैं 20 डिग्री की लाइन बना सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल बना लो। एक खत्म हो गई। जैसे मैंने ये लाइन बनाई, तो सर क्या हम 20 डिग्री एंगल की लाइन बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बना लो 20 डिग्री एंगल की लाइन। हम इसके आगे क्या लिखेंगे, नॉर्थ, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। अब ऐसी 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, ये हमने सारी लाइनें खींची। ये 10 डिग्री नॉर्थ हो गया इधर, ठीक है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री की लाइन खींच दी हमने। अच्छा, अब जैसे हम
लाइन खींचते हुए जा रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, एंगल से हम क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, राइट। अब एक बात ध्यान से देखना, अर्थ तो जुड़ी हुई है, जो ये लाइन है ये घूम के पीछे ही तो आ जाएगी। अब जैसे ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये लाइन पीछे भी तो रहेगी, ये कहीं खिंची हुई नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर जैसे ये 90 है तो इसके आगे भी बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, बढ़ जाओगे, लेकिन फिर एंगल तो वही आ जाएगा ना। सपोज ये 80 डिग्री नॉर्थ है, वही आ जाएगा इधर 80 डिग्री नॉर्थ। तो इसलिए हम इसे ना लिख करके बस 90 तक ही लेके चलते हैं। तो ये हमारी लेटिट्यूडनल लाइंस होती है। समझ में आया लेटिट्यूड क्या होता है? सबसे पहले लेटिट्यूड जब भी मैं बोलूंगा तो एंगल दिमाग में लेके आना है कि एंगल लेके। तो लेटिट्यूड क्या एंगल है, कहां से? अर्थ के सेंटर से टूवर्ड्स कहां पे? नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ एंगल्स बन रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। ओके, फिर इसके बाद में मैंने आपको लेटिट्यूडनल लाइंस के बारे में बता दिया कि हॉरिजॉन्टल ये जो लाइंस हैं ये कैसे आई, ये ऐसे आई है, एंगल्स बने हैं ना इनके ऊपर, हमने अर्थ के सेंटर से एंगल्स लिए हैं और उसको लाइन बना दी, तो इसलिए लेटिट्यूडनल लाइंस आ गई। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं, जैसे कि ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल बेसिकली जो बड़ा सर्कल होता है, सबसे बड़ा सर्कल वो आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायामीटर, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, अर्थ का जो डायामीटर वो कितना है, 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा सर्कल तो यही होगा। और पोल, पोल पे तो देख सकते हैं हम, फ्लैग एट द पोल्स, बल्ज नेचर है। तो जो स्मॉल सर्कल होगा कहाँ होगा, वो स्मॉल सर्कल जो है वो पोल्स पे हमें मिलेगा। ठीक है, हमें ये बात समझ में आई। ठीक है, सर ने ये बताया, 2 पॉइंट्स बताए सर ने। फिर इसके बाद में तीसरा, और ये पैरेलल्स है, ये आप देख सकते हो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब ये एक दूसरे को काट रही है, ये ऐसे नहीं कर रही है, ये पैरेलल्स है, ये आगे कहीं भी मिलेंगी नहीं, पैरेलल्स हैं ये। तो तीसरा पॉइंट क्या है, लाइंस क्या है, पैरेलल है। ओके, फिर इसके बाद में इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसके बीच के जो डिफरेंस हम देखते हैं अगर वर्ल्ड मैप पे हम जब और डीप में जाते हैं तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इन लाइनों के बीच का डिफरेंस, मतलब कि जैसे ये नॉर्थ है 10 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री नॉर्थ, जनरली जो इनका किलोमीटर्स में होता है वो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको, देख सको कि हाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ये है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर। ठीक है, फिर सेम अब हम इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है। बेसिकली ये जो लैटिट्यूड मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाया है। लैटिट्यूड अक्सर हम यही पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हालांकि इसमें 4 होते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी होती है। तो फिर मैंने आपको ये सिखाया है इसमें कि अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स अगर हमें दे दिए कि हमें डायरेक्शन बतानी है इन दोनों पॉइंट्स, तो हमें ऑब्वियसली मैथ में कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हमें पड़ती है, किसी के लोकेशन बताने के लिए हमें पॉइंट्स तो चाहिए, अदरवाइज हम उसकी डायरेक्शन कैसे बता पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स के लिए 2 लाइन हमेशा चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, ये लाइनें कैसे आई, ये यहाँ ऐसे आई। डेफिनेशन क्या कहती है, लैटिट्यूड की डेफिनेशन ने बनाई है। लैटिट्यूड क्या है, एंगल है, कहां से, अर्थ के सेंटर से टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। समझ रहे हो ना, नॉर्थ
ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि जब हम इसके आगे लाइन ड्रॉ कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम लाइन, ये खींची हुई नहीं, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, तो हमने लाइन को आगे खींच दिया। फिर सेम ऐसे ही हमने ऊपर करा, तो हमने नॉर्थ लिख दिया, नीचे हमने साउथ लिख दिया। सेम ये ऐसे ही 40 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री साउथ, ये पूरा ऐसे ही रहेगा। इनके बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बीच के डिफरेंस कितना होता है, लैटिट्यूडनल लाइंस का जो डिफरेंस होता है इन किलोमीटर्स में, वो 111 किलोमीटर्स में होता है। तो मैंने आपको एक बार बता दिया, तो आप भी इसे रिवाइज करिए। अब जैसे मैंने बताया, इसे रिकॉल करिए, दोबारा से देखिए वीडियोस, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर अब मैं इसके बाद में आपको लेके चलूंगा लॉन्गिट्यूड की तरफ। लॉन्गिट्यूड कैसे होता है वो अब हम देखेंगे आगे। बेसिकली जो लैटिट्यूड होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, उससे क्या बेनिफिट होता है। बेसिकली वो सीजन्स के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, मतलब सीजन्स के बारे में हमें पता चलता है कि लैटिट्यूडनल लाइंस से सीजन्स के बारे में, कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा सीजन चला है या फिर क्लाइमेट कौन सा है, तो वो हम आगे मोशंस ऑफ अर्थ में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू।